everyone, I'm your educator Meenal Sharma. Continuing with our globular proteins topic, today we'll be studying about myoglobin, which is one of your most important globular proteins. Now, oxygen is poorly soluble in your organic solutions, so it needs a carrier for its transportation as well as storage. And none of your amino acids in proteins is selected for this job. So certain metals like iron or copper can fulfill this role, but iron in its free state can form free radicals, which is harmful for our body. But iron in its bound state, that means when it is bound to a prosthetic group, which in our body is heme. So when it is bound to a prosthetic group, it can not form the free radicals and can easily transport your oxygen to different parts of the body and to longer distances. So continuing with this, we'll study about myoglobin today. Now myoglobin is abbreviated as MB, capital M and small b. It is a globular protein. I told you it is an example of globular protein. It is almost spherical in shape. It is an oxygen storing protein. मतलब ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है. जो आपका मेजर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन, और मेजर ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन कौन सा है दैट इज योर मायोग्लोबिन. इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इन मसल टिश्यू. आपकी मैमल्स के मसल टिश्यू में आपको मायोग्लोबिन मिलेगा. एंड स्पेशली जो डाइविंग मैमल्स होती हैं उनकी मसल्स में हमें मायोग्लोबिन एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है. एग्जाम्पल आपकी वेल्स में या सील्स में जो अंडर वाटर डाइव करती हैं, बिकॉज इनकी मसल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को स्टोर करती हैं उस टाइम पे जब वो डाइव करती हैं, एंड दैट हेल्प्स देम टू टेक अ लॉन्गर डाइव, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन स्टोर रहती है उनकी मसल्स में, एंड दस वो ऑक्सीजन फिर वो अंडर वाटर यूज करते हैं. आपने ये भी सुना होगा कि जो डाइविंग मैमल्स होती हैं उनकी यूजुअली जो मसल्स होती हैं दे आर ब्राउन इन कलर. वो मायोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही होती हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन इज फॉर्म्ड of a single polypeptide chain which is 153 amino acid long, और इसमें हमें एक सिंगल हीम ग्रुप देखने को मिलता है. एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक ही उसके साथ हीम ग्रुप है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये एंड टर्मिनस है और यहाँ से ये चेन शुरू हो रही है एंड सी टर्मिनस पे एंड कर रही है. So there is only one single polypeptide chain, and in the center this red portion you can see this is your heme protein. तो आपका heme surface पे exposed नहीं है, वो आपके globular protein myoglobin जो है उसके center में कहीं पे present है. Now 75% of the polypeptide chain is alpha helical in form, and it is divided into 8 segments which are named from A to H. You can see here A, B, C, D. और जो आपका हीम है वो आपके G और H पोर्शन के बीच में कहीं पे मिलता है. अब अगर हम हीम के बारे में बात करें, हीम एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ प्रोटोपोरफायरिन 9. जो हीम हमारे बॉडी में मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9. आप उसको प्रोटोपोरफायरिन 9 बोलते हैं. अब आपका ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है इट इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, एंड दीज 4 पायरोल रिंग्स आर जॉइंड बाय मिथाइन ब्रिजेस. मिथाइन ब्रिजेस क्या होते हैं? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड. एंड जब वो 4 पायरोल रिंग्स मिथाइन ब्रिजेस के साथ कॉर्नर्स से ज्वाइन होती है एंड अल्टीमेटली वो क्या स्ट्रक्चर बनाएगी? इट विल फॉर्म योर टेट्रापायरोल रिंग. आपकी सेंटर में जो आपका प्रोटोपोरफायरिन 9 है उसके सेंटर में आपको आयरन मिलता है जो अल्टीमेटली आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है. नाउ आयरन सिर्फ अपने Fe2 पॉजिटिव स्टेट दैट इज इट्स
फेरस स्टेट, सिर्फ उसी में ही ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ये उसकी एक्टिव स्टेट है। और जब वो Fe3 पॉजिटिव स्टेट में होगा तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा। इट डज नॉट शो एनी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो आपका आयरन मिलता है सेंटर में, इट हैज 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट फॉर्म्स 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। नाउ 4 of the coordination bonds, they are present in the plane of the porphyrin ring. आप इस डायग्राम में अगर आपको देखेंगे तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स N, that is your नाइट्रोजन, उसके साथ बाउंड है एंड दे आर इन द प्लेन ऑफ द योर प्रोटोपोरफायरिन रिंग। यू कैन ऑल्सो सी हियर, ये आपका Fe2 पॉजिटिव है, इसी स्टेट में ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपकी प्लेन ऑफ द प्रोटोपोरफायरिन रिंग, उसकी प्लेन में प्रेजेंट है। आपके पायरोल रिंग्स के नाइट्रोजन के साथ आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे एंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द पोरफायरिन रिंग। इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये हमारा एक बॉन्ड आ गया और ये हमारा दूसरा बॉन्ड आ गया, ये आपका 5th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है एंड द अपर वन इज योर 6th, this one is your 6th coordination bond. Now one of the coordination bond, that is your 5th coordination bond, ultimately binds to proximal histidine. ये H93 भी बोलते हैं हम इसको। 93 क्यों? कि अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन को एन टर्मिनस से काउंट करना शुरू करें तो उसका जो 93rd अमाइनो एसिड है विच इज योर हिस्टिडीन, उस हिस्टिडीन के साथ ये बाइंड करता है आपका 5th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जो 6th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसमें आपका आयरन डायरेक्टली एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है आपके ऑक्सीजन के साथ और यहां से आपको ऑक्सीजन फर्दर किसके साथ, एक डिस्टिल हिस्टिडीन जिसको आप H64 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो 64th पोजीशन पे है फ्रॉम योर एन टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। तो वो आपके डिस्टिल हिस्टिडीन के साथ फर्दर बॉन्ड बनाता है। नाउ डिस्टिल हिस्टिडीन जो है दैट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन। हमने यहाँ देखा ये डिस्टिल हिस्टिडीन डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से आपका आयरन डायरेक्टली किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ये था आपका मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। नाउ व्हेन मायोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन वी ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर। चेंज इन कलर किससे होता है? जब ऑक्सीजन डिप्लीटेड होता है, मतलब ऑक्सीजन कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है जो हमें वीनस ब्लड में देखने को मिलता है, देन इट इज डार्क पर्पल इन कलर and it turns to bright red when we see a oxygen rich arterial blood. उसमें आपको मायोग्लोबिन का क्या कलर मिलेगा? bright red. Now we'll study about the myoglobin oxygen interaction. Now myoglobin oxygen interaction is a reversible protein ligand interaction. ये reversible है। मायोग्लोबिन बाइंड्स विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओनली। हमें पता है कि मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही हीम है और एक हीम एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। तो मायोग्लोबिन आपका अल्टीमेटली सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। नाउ इफ वी राइट द रिएक्शन, ये आपका मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबली will give you myoglobin and oxygen or K, capital K, small d. This is your dissociation constant. Dissociation constant क्या होता है? It is the equilibrium constant for release of ligand, कि कितनी easily ligand जो है वो release हो जाता है आपके प्रोटीन से। Your dissociation constant, it is equal to the concentration of your protein into concentration of ligand divided by your protein ligand complex concentration. अगर हम मायोग्लोबिन की रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको लिखें तो हम मायोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन
का रेशो लेंगे किसके साथ, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर मैं इस जो आपकी ये इक्वेशन है अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट थोड़ा रीअरेंज कर लूँ तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इन दिस फॉर्म। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। अगर हम एक और कॉन्सेप्ट लें दैट इज द फ्रैक्शनल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन। फ्रैक्शनल सैचुरेशन को हम Y से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शनल सैचुरेशन का क्या मतलब होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड टू टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, कि एक प्रोटीन पे कितनी बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई की है लाइगेंड ने और उसका रेशियो हमें किसके साथ लेना है, कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें विच इज बाउंड टू ऑक्सीजन, तो मतलब हम मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड, क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से बाइंड कर चुका है, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन प्लस मायोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये हमें किस चीज़ का बता रहा है कि कितना मायोग्लोबिन अभी डिवॉइड है ऑक्सीजन से, और ये हमें बता रहा है कि कितना मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड कर चुका है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये वैल्यू डाल दूं जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस इक्वेशन वी विल गेट दिस वन, और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल अल्टीमेटली गेट y इज इक्वल टू ऑक्सीजन्स कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लस योर Kd, that is your dissociation constant for myoglobin. Now अगर y की वैल्यू 1 हो तो मतलब सारी की सारी बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड है। इफ y is 0.5 it means half of the binding sites are occupied. तो Kd को हम, that is your dissociation constant, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे हाफ ऑफ द मायोग्लोबिन साइट्स दे आर ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन। तो हम Kd को ऑक्सीजन की वो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं जिसपे y की वैल्यू क्या है 0.5। जब y की वैल्यू क्या है 0.5, तो Kd की जगह Kd is also equal to 0 oxygen's concentration when y is equal to 0.5. तो अब हम फाइनली इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्दर। यू लुक कि हमने आपकी इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन डाल दी है, y is equal to oxygen concentration डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लस Kd की जगह अब आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन y इज इक्वल टू 0.5। तो यही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। अब सिंस ऑक्सीजन इज अ गैस तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर में बात करना प्रेफर करेंगे, तो 10 हमने कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में चेंज कर दिया। PO2 डिवाइडेड बाय PO2 प्लस P50, ये आपके किसके इक्विवेलेंट है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन y was 0.5. Now if you look at the graph which I've drawn here, which is the oxygen binding curve of the myoglobin, this is also known as oxygen dissociation curve of myoglobin. Now if you look it from here to here, it is the oxygen binding curve, and if you go from here to here, then it is the oxygen dissociation curve. Now this curve gives you the properties of the protein. It describes what are the basic properties of your protein, what is its nature. तो अभी हम इस कर्व से यही स्टडी करेंगे. Now if you look at this curve, it is a hyperbolic curve. ये एकदम से बढ़ रहा है और फिर जाकर सैचुरेट हो जा रहा है.
Now if you look at the x-axis of this graph, here we have taken the concentration of oxygen, which since it is a gas, since oxygen is a gas, तो हम इसका partial pressure लेंगे. Now partial pressure of oxygen, either आप इसको torr में लिख सकते हैं या millimeter of Hg. Now 1 torr is equal to 1 mm of Hg. तो आप कोई भी एक यूनिट यूज कर सकते हैं. And Y पे we have taken the fractional saturation of मायोग्लोबिन. नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट स्टार्टेड फ्रॉम 0, हियर वी हैव 0 टू 100. 100 का मतलब है कि सब के सब जितने भी मायोग्लोबिन है दे आर बाउंड टू ऑक्सीजन, एंड 0 का मतलब है कि कोई भी मायोग्लोबिन इट इज नॉट बाउंड टू ऑक्सीजन. एंड इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, तो जैसे ही हम थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, दिस ग्राफ इंक्रीजेस शार्पली और उसके बाद एकदम से फ्लैट हो जा रहा है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो जो सारे का सारा मायोग्लोबिन है इट स्टार्ट्स बाइंडिंग टू ऑक्सीजन. जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो उसके साथ आपका मायोग्लोबिन बाउंड करना शुरू कर जाएगा. सो इधर से आपको एक प्रॉपर्टी मायोग्लोबिन की क्लियर हो जाएगी कि मायोग्लोबिन इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन वेरी क्विकली. एक तो वो बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और उसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, तभी वो इतनी क्विकली उसके साथ बाइंड कर पा रहा है. सो दो प्रॉपर्टीज़ तो हमें यहाँ से मायोग्लोबिन की क्लियर हो गई. अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मैंने आपको बोला था कि ये एसोसिएशन कर्व है. अगर हम इस तरफ से वापस 0 की तरफ आएंगे देन इट बिकम्स अ डिसोसिएशन कर्व. अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 ये हमारे यूजुअली लंग्स में मिलता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड अराउंड 40 आपको कहाँ मिलेगा? आपके रेस्टिंग टिश्यू में. रेस्टिंग टिश्यू मतलब कि जहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही उस टिश्यू में. और अगर आपके एक्सरसाइज वाला टिश्यू है तो उधर आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना मिलेगा? अराउंड 20 टॉस. तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बहुत देर तक अनलोड हो ही नहीं रही. जब तक बहुत लो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चली गई तो तब तक आपकी ऑक्सीजन अनलोड ही नहीं हो रही. तो मतलब ये ईजिली आपका मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेट गो भी नहीं कर रहा. बाउंड तो वो बहुत ईजिली कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बहुत जल्दी बाइंड कर रहा है, बट ऑक्सीजन को छोड़ नहीं रहा ईजिली. यही रीजन है कि आपका मायोग्लोबिन एक स्टोरेज प्रोटीन की तरह एक्ट करता है कि वो ऑक्सीजन से बाइंड तो कर रहा है बट फिर वो ऑक्सीजन को लेट गो नहीं कर रहा, उससे अनबाउंड नहीं हो रहा वापस. और यही आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चली जाती तब तक ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से अलग नहीं होता और इसीलिए ये एक स्टोरेज प्रोटीन की तरह यूज होता है. नाउ इफ आई टेक यू अ स्टेप फर्दर और हम रेशो की बात करें किसकी? फ्रैक्शनल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन टू फ्री मायोग्लोबिन. तो ये अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या रेशो मिलेगा? PO2 टू P50. अगर मैं इसके दोनों तरफ लॉग लगा दूं तो अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम हिल्स इक्वेशन बोलते हैं. हिल्स इक्वेशन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये इक्वेशन का नाम रखा गया है. और अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट में इस तरह से एक प्लॉट में डाल दूं तो इस प्लॉट को आप हिल्स प्लॉट बोलते हैं. इट इज नोन एज हिल्स प्लॉट. और फॉर मायोग्लोबिन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन वेयर द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 1. अब ये पहली बात, ये जो n मैंने लिखा है, ये जो स्लोप है इस ग्राफ की, इट इज नोन एज हिल्स कोफिशिएंट. और मायोग्लोबिन के लिए हमने देखा दैट इट्स वैल्यू इज 1. नाउ हिल्स कोफिशिएंट का मतलब क्या है? इट represents the degree of interaction between your binding sites. अल्टीमेटली आपको किसकी मेजरमेंट दे रही है? कोऑपरेटिविटी.
ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल सब यूनिट्स हैं तो अगर हम एक सब यूनिट से अगर लाइगेंड बाइंड हो रहा है तो उसका बाकी सब यूनिट्स पे क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या वो बाकियों से लाइगेंड की इंटरैक्शन को इंक्रीज कर देगा या वो बाकियों से जो लाइगेंड की इंटरैक्शन है उसको डिक्रीज कर देगा। सो इफ योर n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स नो कोऑपरेटिविटी, जो आपके मायोग्लोबिन में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें तो एक ही सब यूनिट है तो हमें कोऑपरेटिविटी का कॉन्सेप्ट मायोग्लोबिन में देखने को ही नहीं मिलता। सब यूनिट्स डू नॉट कम्युनिकेट। n अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमें पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी देखने को मिलती है। दैट इज बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लाइगेंड फैसिलिटेट्स बाइंडिंग ऑफ अदर्स। एक से बाइंड कर रहा है तो वो दूसरी से, बाकी सब यूनिट से जो आपका लाइगेंड बाइंड होना है उसको इजी कर देता है और उसको फास्ट कर देता है। ये फिनोमेना आपको हीमोग्लोबिन में देखने को मिलेगा जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इफ n इज लेस देन 1 then we observe negative cooperativity. Binding of one impedes other. दूसरे को रोकता है, मतलब बाइंडिंग की एफिनिटी को डिक्रीज कर देता है। So this was all about myoglobin. Now pertaining to what we have studied today, I have a question for you which is a very easy one, but I want everyone to comment down below. Now two proteins X and Y bind to same ligand which is A with binding curves. I've given you the binding curves here. Based on the binding curves, you have to tell me that which protein out of X and Y has a greater affinity for ligand A. Is it X protein or Y protein which is a greater affinity for ligand A? Please comment down below the answer. So if you like my content, then please subscribe to my channel and like this video. Thank you guys.